नेपाल में बढ़िया हुआ है, ताकि नया सरकार, नया उमंग, नया नौकरी, सब चीज़, सारा चीज़, जैसे तख्ता पलट जैसा सारा चीज़ जो संविधान में फॉलो करने वाला नेता है, ताकि ऐसे ही मंत्री की ज़रूरत है। हमारे भारत के नेताओं को भी ज़रूरत है इस सब चीज़ के लिए। नेपाल सरकार को देख के ही इन लोग को सुधारना चाहिए। अगर इन लोग का एग्जाम्पल नहीं आता है तो देखिए, सुनिए और समझिए और करिए नेपाल सरकार की तरफ। क्या बालेन बदल देंगे नेपाल की तकदीर? बालेन शाह का रॉकस्टार शासन, भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक, शिक्षा में शुद्धिकरण, कैंपस से पॉलिटिक्स आउट। 35 साल का प्रधानमंत्री, 72 घंटे और ताबड़तोड़ एक्शन। आंखों पर काला चश्मा, चेहरे पर संजीदगी और इरादों में फौलाद। ये है नेपाल का नायक बालेन शाह, वो शख्स जिसने नेपाल की राजनीति का चैप्टर बदल दिया। बालेन की पर्सनैलिटी का जादुई असर है उनका कनेक्ट। वो एक इंजीनियर हैं, एक मशहूर रैपर रहे हैं और अब दुनिया के सबसे युवा शासकों में से एक हैं। कल तक जो रैपर की पहचान थी, मेयर के रूप में डोजर चलाकर सिस्टम को साफ करते थे, आज पूरे नेपाल के सिस्टम की सफाई कर रहे हैं। ईश्वर, देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी ईमानदारीका साथ गर्नेछु। 35 साल की उम्र, प्रधानमंत्री की कुर्सी और सिर्फ 72 घंटे नेपाल की सियासत में वो हुआ है जो पिछले 30 साल में नेपाल में नहीं हुआ। बालेन शाह ने शपथ क्या ली, सिस्टम में जैसे करंट दौड़ गया। पहला बड़ा एक्शन, पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली, पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक पर एक्शन। जैन जी विरोध प्रदर्शनों में मौतों और लापरवाही की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई। दूसरा बड़ा एक्शन, भ्रष्टाचार पर मेगा प्रहार की तैयारी। 2006 से 2026 तक की सभी बड़े नेताओं की संपत्ति की जांच होगी। संपत्ति की जांच के लिए एक शक्तिशाली समिति बनाने का आदेश है। तीसरा बड़ा एक्शन, शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव पर मोहर लगी है। स्कूल कॉलेज परिसरों में सभी राजनीतिक छात्र संगठनों पर पूरी तरह बैन है। क्लास 5 तक के बच्चों के पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी गई हैं। विदेशी नाम से स्कूलों को 6 महीने में नेपाली नाम में रखने का सख्त अल्टीमेटम दिया है। चौथा एक्शन, खर्चों में कटौती करने के लिए बालेन ने सिर्फ 14-15 मंत्रियों का एक छोटा और प्रभावी मंत्रिमंडल बनाया। पांचवा एक्शन, भ्रष्टाचार रोकने के लिए उन्होंने डिजिटल एसेट्स रजिस्ट्री बनाने का निर्देश दिया है। डिजिटल एसेट्स रजिस्ट्री नेताओं के बैंक खातों, निवेशों पर सीधी नजर रखेगी। छठा एक्शन, 20 साल के सभी टेंडर और सरकारी संपत्तियों की फोरेंसिक ऑडिट होंगे। ये सिर्फ फैसले नहीं, ये उस सड़े हुए सिस्टम की सर्जरी है जिसे बालेन ने ठीक करने का वादा किया था। बालेन का ये सुपरफास्ट राज क्या नेपाल को दक्षिण एशिया का नया टाइगर बना पाएगा? क्या पुराने दिग्गज इस बदलाव को बर्दाश्त करेंगे? सवाल बड़े हैं, लेकिन बालेन के इरादे उससे भी बड़े। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह कौन हैं? वो देखिए। नाम है बालेन्द्र शाह। मौजूदा पद है नेपाल के प्रधानमंत्री का। काठमांडू में 2022 से 2026 तक मेयर पद पर रहे। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष हैं। 35 साल की उम्र में नेपाल के इतिहास में सबसे युवा पीएम है। शिक्षा स्ट्रक्चरल इंजीनियर की है। पुरानी पहचान मशहूर रैपर और इंजीनियर की रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के लिए मशहूर रहे हैं। नेपाल की जैन जी पीढ़ी के सबसे चहेते नेता हैं। बालेन शाह के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। अर्थव्यवस्था को संभालना है, पड़ोसी देशों से संतुलन बनाना है, लेकिन जिस भरोसे के साथ नेपाल ने उन्हें कमान सौंपी है, वो बालेन को पीछे मुड़ने नहीं देगा। I think it could be a hopeful new chapter for Nepal as of now we see, and especially given the personality of Balen Shah, an ex-rapper, music, and his slogan is a smiling Nepal. That is a beautiful thing to have and to bring across in the country.
his party, they've come with a thumping majority. Out of, I think, 285 seats, they have about 180 seats. So he's there for the next 5 years as a stable single government. Next, after the demonstrations in Nepal, which brought down the previous government, there was a commission set up to investigate what went wrong and why the police or the army used firearms and some people got killed. That commission gave a report just 2 days before this new prime minister was elected. So on day one, he has taken that report and has said, we will implement the report. The report had recommended the arrest of KP Oli and the Home Minister and several others for being incompetent in stopping the violence. They may not have ordered the police or... बालन शाह ने साफ कर दिया है कि उनका टारगेट नेपाल की जीडीपी को आगे ले जाना है। अगले 5 साल में 12 लाख नौकरियां पैदा कर रहे हैं। वो उन युवाओं को वापस लाना चाहते हैं जो रोजगार की तलाश में नेपाल छोड़कर चले गए। बालन की पर्सनैलिटी का ग्लोबल असर नेपाल की विदेश नीति में भी दिखने लगा है। वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन, विकास के उस नए मॉडल के प्रतीक हैं जिसका सपना नेपाल का हर युवा देख रहा है। बालन शाह सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि एक भरोसा है उस पीढ़ी का जो बदलाव के लिए अब और इंतजार नहीं करना चाहती। जब से बालन शाह ने पड़ोसी मुल्क नेपाल की सत्ता संभाली है, उनके बड़े फैसलों की नेपाल ही नहीं अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है। युवा पीएम जोश से लबरेज और अंदाज बिल्कुल हीरो जैसा, जनता से ऐसे मिलते हैं जैसे कोई पुराने नाते रिश्तेदार हो, लेकिन जब एक्शन में दिखाई देते हैं तो बड़े बड़े फैसले झटके में ले लेते हैं। बालन शाह सत्ता संभालते ही एक्शन में आए। बुधवार को बालन शाह एक बार फिर एक्शन में दिखे जब भारत, चीन, अमेरिका समेत 17 देशों के राजदूतों की बैठक बुलाई। नेपाल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब सारे राजदूतों की एक साथ बैठक बुलाई गई है। अब तक परंपरा थी कि नेपाली पीएम सारे राजदूतों से अलग अलग मिलते थे। नेपाली विश्लेषकों का कहना है कि इस बैठक के जरिए बालन शाह ने ये संकेत देने की कोशिश की कि उनकी सरकार विदेश नीति पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और व्यक्ति आधारित बैठक की बजाय सरकार के स्तर पर दुनिया के देशों के साथ संपर्क बढ़ाना चाहती है। बालन शाह ने जिन देशों के राजदूतों की एक साथ मुलाकात की, उनमें भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, कतर, इजराइल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, मिस्र और संयुक्त राष्ट्र शामिल हैं। इस सामूहिक मुलाकात के बाद 11 देशों के राजदूतों से बालन शाह ने अलग से मुलाकात की। इस मुलाकात में सभी देशों के राजदूतों ने कहा कि वे नेपाल की नई सरकार को अपना पूरा समर्थन देते हैं। कहा जा रहा है कि नेपाली पीएम के इस कदम से साल 2006 से चली आ रही परंपरा को किनारे कर दिया, क्योंकि साल 2006 से हर नेपाली प्रधानमंत्री ने अलग अलग विदेशी राजदूतों से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि एक सामान्य मुलाकात नहीं थी, ये एक रणनीति, कूटनीति, रीसेट ब्रीफिंग थी। नेपाल प्रयास कर रहा है कि वो एक व्यक्ति और पार्टी आधारित कूटनीति से आगे बढ़कर स्पष्ट और राज्य आधारित रवैया अपनाए। बालन शाह की पार्टी पहले ही कह चुकी है कि विदेश नीति में संतुलन बनाएगी। नेपाली विश्लेषकों का कहना है कि सारे राजदूतों को एक साथ बुलाना ये एक तरह से संकेत है, वो भी तब जब भारत, चीन, अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। इससे बालन शाह ने संकेत दिया कि वो न तो सिर्फ भारत, न चीन